हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्वागत करता हूं सिंप्लीफाइड नॉलेज पे। और अपना जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी पर पूरी एक सीरीज लेके आपके सामने हूं। जो अगला मुझे वीडियो उसमें बनाना है वो रहने वाला है द शेप ऑफ राजस्थान एंड द एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। और उसमें मैं कहीं ना कहीं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करूंगा, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात करूंगा। और इसीलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर। क्यों? क्योंकि अक्सर हमें बहुत ही छोटी सी, बहुत ही एक बेसिक नॉलेज होता है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो नहीं पता होता। हम बहुत ही इजीली बोल देते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड्स लेटी हुई रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। तो देखिए, थोड़ा सा डीप और बेसिक नॉलेज दोनों ही लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है। और ये जो वीडियो है पूरी तरीके से इस तरीके से रहेगा कि आप इस चीज को समझो। ठीक है। इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल शायद ना रहे, लेकिन आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और इनके क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं लैटिट्यूड्स, जिन्हें हिंदी में आप अक्षांश कहते हो, और लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दो कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। अब से याद रखना कि दीज आर एक्चुअली एंगल्स। ये कोण होते हैं। ये क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ये वास्तव में कोण होते हैं। बचपन में बनाए होंगे कंपास की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये 30 डिग्री का कोण है, लगभग ऑलमोस्ट वैसा लग रहा है। ठीक है। बनाते थे ना, अभी इसको पॉइंट दे देते हैं, ए, ये बी, ये सी। ठीक है। मिनिमम से मिनिमम अपने 1 डिग्री के एंगल की कल्पना कर सकते हैं, अपने सोच सकते हैं कि यार 1 डिग्री का एंगल सबसे छोटा एंगल होता होगा। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे इस तरीके से कोई 1 डिग्री का एंगल बनता होगा। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करोगे तो 1 डिग्री के एंगल में भी ये दो लाइंस एकदम ऐसे तो नहीं है। इनके बीच में थोड़ा सा एंगुलर डिस्टेंस है, तभी तो 1 डिग्री का एंगल बना है। तो इस एंगुलर डिस्टेंस को भी अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको अच्छे से पता है, अपने एंगल्स को डिग्री में शो करते हैं और 1 डिग्री को अपने फर्दर 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 60 सेकंड्स। तो 1 मिनट को भी अपने 60 सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके साइंस इन्हें डिनोट करते हैं। आप बोल सकते हो भी ये डिग्री है, ये छोटा डंडा लगा दिया, ये मिनट है, और ये मिनट को अपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा तो ये ध्यान रखोगे। अब थोड़ा इधर फोकस करना और इसको इमेजिन करो कि अर्थ है ये। अगर आप इसको अर्थ के रूप में इमेजिन करते हो तो थोड़ा सा 2D 3D के अंदर इमेजिन करना कि भाई इस तरीके से पूरा एक स्फेयर है। ये क्या है? स्फेयर है, गोला है। ठीक है। और ये हमने गोले के बीच में एक रॉड डाल दी है। तो सबसे पहली चीज ये जो है वो इक्वेटर नहीं है, भूमध्य रेखा नहीं है। ठीक है। ये लाइन है, इसके चारों ओर आप अर्थ को इमेजिन करो तो आप समझोगे कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, जो अर्थ के अंदर जाके हमें मिलता है। अराउंड 6378 किलोमीटर अंदर जाकर जो रेडियस होती है अर्थ की, कितनी होती है? ऑलमोस्ट 6378 किलोमीटर। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ये है सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये है सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। इसे आप O मान सकते हो या जो भी आप इसको डिनोट करो। ठीक है। अपने अर्थ की सरफेस पे कहीं खड़े हैं, अपने अर्थ की सरफेस पे कहीं ना कहीं है अपना घर। अपने अगर मैं घर की छत पे हूं तो मेरा घर अर्थ की सरफेस पे कहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, कोई भी अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट है, जैसे जहां आप खड़े हो उस पे एक पॉइंट मान लो, वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म करेगा। तो मान लीजिए आप यहां खड़े, ठीक है, और आप अर्थ के सेंटर से कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये एंगल जो आप फॉर्म कर रहे हो, यही
यही वो लैटिट्यूड है जिस पर आप खड़े हो। तो लैटिट्यूड्स आर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर किसी पॉइंट का पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनता है उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। मान लीजिए ये लाइन है, इसके चारों ओर अर्थ जो है वो है, और ये सरफेस पे आप हो, और ये आपने सेंटर पॉइंट से क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया, ये लैटिट्यूड है। अब इस एंगल पर आप अर्थ की सरफेस पे पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, और इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट सेम रहेगा। तो चलिए यहां पर बना देते हैं ऐसा ही। ये हमने क्या किया है अभी, एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया अर्थ की सरफेस पे, और इस पूरे सर्कल पर इस एंगल का मेजरमेंट सेम रहेगा। तो जब आप ग्लोब में देखते हो तो ये हमें सर्कल शो होता है, ठीक है, और जब आप मैप में देखते हो तो यही सर्कल हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में शो होगा, और इसे ही हम लैटिट्यूडनल सर्कल बोल देंगे। ग्लोब के अंदर क्या बोल देंगे, लैटिट्यूडनल सर्कल। और इसे ही जब आप मैप में देखोगे तो इसे लैटिट्यूडनल लाइन बोल दोगे। क्लियर है? ये वो लाइन है जिसके चारों ओर हमने अर्थ को इमेजिन किया है। इस पर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट है, ठीक है, वहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 0 डिग्री के एंगल पर भी एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं एक सर्कल पूरा। ये हमने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इसी सर्कल को आप इक्वेटोरियल सर्कल कहते हो। क्या कहते हो? दिस सर्कल इज नोन एज इक्वेटोरियल सर्कल, ठीक है, और एज ए लाइन इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। क्लियर है? तो ये जो 0 डिग्री, ये कौन सा है, 0 डिग्री। अब आपके सामने क्वेश्चन पुट अप हो जाए क्या, कि लैटिट्यूड कितने होते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन होगा भी अनिश्चित होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। क्यों, कैसे, व्हाई? भाई मैंने क्या कहा, 1 डिग्री को 60 मिनट को 60 सेकंड, तो हर एक सेकंड और सेकंड्स को भी अपने फर्दर डिवाइड कर सकते होंगे। तो यहाँ पर कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं, और वो सर्कल्स हमें सामने से देखने पर हमें लाइंस के रूप में शो होंगे, तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि भी एग्जैक्ट नंबर कितने होंगे, लेकिन स्टिल वो पूछे कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से अगर हम एंगल्स पर एक सर्कल्स ड्रॉ करते जाएं तो फिर कितने होंगे। ठीक है, आप इसे यूं समझिए कि पूर्ण संख्या, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6, और हम इसे मिनट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने लैटिट्यूड्स होंगे, कितने लैटिट्यूडनल सर्कल्स होंगे, कितने लैटिट्यूडनल लाइंस होंगे, कितने अक्षांश होंगे, कितने अक्षांशीय वृत्त होंगे, और कितनी अक्षांशीय रेखाएं होंगी। तो देखिए ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से हम अगर ऊपर नॉर्थ में जाएं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल बनता है, और सेम ऐसे ही अगर हम साउथ में जाएं तो भी नीचे 90 डिग्री का मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री एंगल, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं यहाँ किसी दीवार पे खड़ा हूँ और मेरे सामने एक और दीवार है 10 मीटर की दूरी पर, तो मैं 0 मीटर पे खड़ा हूँ, फिर मैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके जाऊंगा और 10 मीटर की इस दीवार पे पहुंचूंगा। तो इसलिए मैं 0 को काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं 0 को काउंट नहीं कर रहा। और अगर लैटिट्यूड्स एंगल्स होते हैं, और अगर लैटिट्यूड्स जो हैं वो एंगल्स होते हैं, तो 0 डिग्री को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो इस 0 डिग्री के नॉर्थ में 90 डिग्री एंगल्स तक एंगल बन सकते हैं, तो 90, और इस 0 डिग्री के साउथ में भी 1 2 3 इस तरीके से टोटल 90 एंगल्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो 90 प्लस 90, तो टोटल लैटिट्यूड्स होंगे 180। अब अपने हर एक लैटिट्यूड पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो सर्कल तो यहाँ 0 डिग्री पे भी बनेगा, तो सर्कल काउंट करते समय तो सर्कल्स में काउंट होगा ना कि 0 डिग्री पे भी एक सर्कल बना, उसके ऊपर मैक्सिमम से 90 डिग्री तक सर्कल्स बने, तो 90 सर्कल्स तो इसके नॉर्थ में, 90 सर्कल्स इसके साउथ में, और एक सर्कल ये खुद। तो लैटिट्यूडनल सर्कल्स जो हैं, लैटिट्यूडनल सर्कल्स जो हैं वो हो गए 90 90 और एक 0 डिग्री वाला इंक्लूड करके 181, और लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो कितनी होगी, तो ध्यान देना ये आपको जो 0 डिग्री वाला है सामने से देखने पर इक्वेटर की तरह एक लाइन के रूप में शो होता है, तो इसको काउंट करेंगे अपने। लेकिन जब आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनेगा, सेम ऐसे ही इधर साउथ में भी 90 डिग्री पर एक पॉइंट बनेगा। पॉइंट इज ए सर्कल, but point is a circle but point is not a line। बिंदु जो है वो वृत्त तो होता है लेकिन रेखा नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर देखिए 89 तक तो सर्कल बनेगा, सर्कल भी बनेगा, लाइन भी बनेगी, लेकिन 90 पर केवल सर्कल बनेगा पॉइंट के रूप में, लाइन नहीं बनेगी। सेम ऐसा ही हम साउथ में भी 90 डिग्री के लिए बोल सकते हैं। तो यहां पर आप 2 माइनस कर देना, तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश या रेखाएं 179 होगी। कितनी होगी? 179 होगी, ठीक है। कुछ जो है कुछ बुक्स में आपको हो सकता है लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल सर्कल्स दोनों ही 181 मिले, लेकिन मेरा कंसेप्ट अलग है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि जितने भी सर्कल्स बनेंगे, जितने भी मैक्सिमम सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, इसमें से ग्रेटर सर्कल कौन सा होगा? तो ग्रेटर सर्कल होता क्या है? आप कोई भी स्फीयर लो, कोई भी गोला लो, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट करना है अपने को, ठीक है। तो आप इस तल में जब उसको, इस सरफेस में जब उसको कट करोगे तो आपको बिल्कुल बीच में से ही कट करना पड़ेगा, तभी वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए इसी वजह से इक्वेटर जो है, दिस इक्वेटर इज द ग्रेटर सर्कल या हिंदी में कह देते हैं वृहद वृत्त। तो लैटिट्यूड्स में ग्रेटर सर्कल कौन सा होता है? लैटिट्यूडनल सर्कल्स में ग्रेटर सर्कल कौन सा होता है? इक्वेटर होता है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इक्वेटर अगर ग्रेटर सर्कल है तो इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसके ऊपर की जो अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके साउथ की जो अर्थ है वो सदर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान से सुनना, जितने भी सर्कल्स या जितने भी लाइंस बनेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो सारे के सारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, और जितनी भी सर्कल्स और जितनी भी लाइंस साउथ में बनेगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में बनेगी, वो सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश या साउदर्न लैटिट्यूड्स कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है आई होप। तो इसके नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और इसके साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो साउदर्न लैटिट्यूड्स होंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स क्या है? मजा आ रहा है ना समझने में? पहली बार समझा होगा इस तरीके से, सबने तो नहीं, पर कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा। अच्छा ये होता है लैटिट्यूड? हाँ भाई ये होता है लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड भी एंगल है, लॉन्गिट्यूड इज आल्सो एन एंगल। देशांतर भी एक कोण है। कौन सा कोण है भाई? तो यही पॉइंट, इसी पॉइंट को ले लेते हैं अपने। ये पॉइंट अर्थ की सरफेस पर है और ये किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड पर तो है, ये किसी ना किसी देशांतर पर तो है। और आपको अच्छे से पता है कि जो देशांतर है वो जब अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ये समानांतर रेखाएं नहीं होती, ये तो पोल टू पोल जाती हैं, पोल्स पर आपस में मिल जाती हैं और इक्वेटर पर मैक्सिमम दूर हो जाती हैं एक दूसरे से। तो यह तो इमेजिन कीजिए कि ये जो है, इमेजिन कीजिए कि ये जो है वो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एक बार इमेजिन करना, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अपने प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं हिंदी में। दिस इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच लाइन, और इसे ग्रीनविच लाइन क्यों कहते हैं बात करेंगे इस पे अपने, ठीक है। तो देखिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये कहीं ना कहीं इस इक्वेटोरियल सर्कल को कट करता है, ये कहीं ना कहीं इस इक्वेटोरियल सर्कल को कट करता है। ये अपने पास एक पॉइंट हो गया, और जिस पॉइंट का हमें लॉन्गिट्यूड पता करना है, उससे पास होने वाला लॉन्गिट्यूड भी इस इक्वेटोरियल सर्कल को कहीं ना कहीं कट करता है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, और एंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे ए बी सी। तो तीसरा पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है, कौन सा है, वो है द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां से सेंटर को मिला दीजिए, तो यहां पर एक एंगल बन गया, इसको एंगल डैश कर देते हैं। तो ये जो एंगल बना ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये जो एंगल बना था वो लैटिट्यूड था। तो अब थोड़ा सा इसको 3D में इमेजिन करना आसान हो रहा होगा आपके लिए। तो भाई इक्वेटोरियल सर्कल पर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, वो एंगल्स लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। और लॉन्गिट्यूड जो ये एंगल्स बनते हैं उस पर अपने लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये सेमी सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। ये पूरे सर्कल्स नहीं बनेंगे, ये सेमी सर्कल्स बनेंगे। तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये भी एंगल्स हैं। ये एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं पता चल गया आपको। और यहां पर एक छोटी सी चीज कि भाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप शुरू हो जाओगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते लास्ट में पहुंचोगे तो यही 0 डिग्री 360 भी होगा। तो ये काउंट होगा, ये 0 डिग्री के रूप में काउंट नहीं होगा, तो 360 के रूप में काउंट हो जाएगा। तो यहां पर लॉन्गिट्यूड जो है वो, या देशांतर जो है वो 360 होते हैं, ठीक है। आपसे लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स पूछ ले, वैसे ये सेमी सर्कल्स होते हैं, अर्ध वृत्त होते हैं, पहले बता रहा हूं मैं। ये भी 360 ही होंगे, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री को काउंट करो चाहे मत करो, चाहे 360 के रूप में काउंट कर लो उसको, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा, ये मतलब कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो कि लॉन्गिट्यूड्स में अपने को याद ही नहीं करना है कि कौन कितना होगा, सब बराबर होंगे। लॉन्गिट्यूड्स 360, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स 360, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हमें दिखाई देगी मैप के अंदर वो भी 360। ग्लोब के अंदर सर्कल्स वैसे सेमी सर्कल्स होते हैं, और लाइंस जो है वो हमें मैप में शो होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लॉन्गिट्यूड्स में, देशांतरों में वृहत वृत्त या ग्रेटर सर्कल कौन सा होगा। तो वही अपने गोला ले लो। जब हमें इसे हॉरिजॉन्टली काटना था तो हमें एकदम बीच में से काटना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऐसे काटोगे वर्टिकल, तो ये गोला है, इसको मैंने ऐसे काटा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने इसको ऐसे काटा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आप इसे तिरछा काट दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो तरबूजा या खरबूज जब आप भाई बहनों में बांटो, तो आप देखना कि इस तरीके से किसी भी एकदम सेंटर पॉइंट से जाना चाहिए, बस वो इस तरीके से किसी भी सरफेस में उसको कट डाउन करना, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सारे के सारे all longitudes are greater circles. All longitudes are greater circles. सारे के सारे देशांतरीय वृत्त वृहत वृत्त होते हैं। तो फिर 0 डिग्री कौन सा होगा, 0 डिग्री कौन सा होगा, तो 1884 में लंदन में, ठीक है, लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो ग्रीनविच कस्बा है लंदन का, ग्रीनविच सिटी है लंदन की, वहां पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। और वहां पर बैठ के डिसाइड हुआ था कि भाई यहां से एक जो इमेजिनरी लाइन जा रही है उसको अपने मान लो क्या 0 डिग्री, और उसके बेसिस पर पूरे अर्थ को लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर लो। तो भाई इसी वजह से 0 डिग्री को 1884 में डिसाइड किया गया था। और ग्रीनविच सिटी जो है लंदन की, उससे क्रॉस होने वाले लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री। तो इसे प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर के साथ साथ ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। चलिए क्लियर है।
तो ये तो एकदम अपने बिल्कुल क्लियर हो गया। और जब आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बनाते हो एक साथ बनाते हो अर्थ पे, ये तो अजीब सी बन गई अर्थ। चलो यहां ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी एक मैश फॉर्म बनती है। सामने से देखने पर ये लैटिट्यूड्स हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल शो होते हैं। ठीक है भाई, जब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अच्छे से समझ में आ गया ना, अब अपने बोल सकते हैं कि लाइंस के रूप में होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को पता है एंगल्स होते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस के रूप में शो होंगे। ठीक है, और ये पूरी एक मैश फॉर्म या जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी अर्थ पे। ठीक है, सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके कंसेप्ट हैं। ये 0 डिग्री है इक्वेटर, और ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इस 0 डिग्री के नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो साउदर्न लैटिट्यूड्स, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। और इसी तरीके से ये जो अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। कैसे? ये पश्चिमी और ये पूर्वी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर मैं बोलूं पश्चिमी गोलार्ध के जितने भी देशांतर होंगे, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे, दीज आर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, पश्चिमी देशांतर। और ये सारे क्या होंगे? पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है भाई, क्लियर है। और अब जो मैं समझाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना। हम बोल देते हैं कि लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइंस होती है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, और एवरेज डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर होता है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स मतलब तो एकदम पास में से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 56 डिग्री, 57 डिग्री, इस तरीके से 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। लेकिन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो पास में सिचुएटेड है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमें मिलेगा इक्वेटर पर, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो हमें मिलेगा पोल्स पर। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, अक्षांश की बात कर रहा हूं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो प्रॉपर ऐसे गोला नहीं है, ऊपर से जाके चपटी हो जाती है, तो ये चपटी स्ट्रक्चर होगी उसकी, जियोइड शेप। इसी वजह से 2 लैटिट्यूड्स के 2 पास में सिचुएटेड लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर जो है वो अराउंड 110.567 किलोमीटर के अराउंड है, और वो पोल पर पहुंचकर 111.7 या 0.6 समथिंग कुछ हो जाता है। तो आप तो इतना ध्यान रखना, 2 पास में जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री, वो इक्वेटर पर मिनिमम होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? अराउंड 110.56 किलोमीटर, और पोल्स पर ये मैक्सिमम होता है अराउंड 111.7 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट आप चेक कर लेना, मैंने पहले ही कहा था फैक्चुअल नहीं है क्लास, समझने वाली चीज है। ठीक है, तो और लेकिन एवरेज अपने मान लेते हैं कि भाई क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ,
567 किलोमीटर और 111.7 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। तो एवरेज डिस्टेंस दो लैटिट्यूड्स के बीच में मान लेते हैं कितनी, 111 किलोमीटर। तो आई होप ये चीज बिल्कुल आपके क्लियर होगी। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में उल्टा है। जब हम लैटिट्यूड्स में कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पोल पर होता है, तो भाई लॉन्गिट्यूड्स में, देशांतरों में मिनिमम डिस्टेंस पोल पर होता है कितना, 0, क्योंकि ये सारे के सारे एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में मिल जाती है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कहां होगा, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, पास में जो सिचुएटेड है लॉन्गिट्यूड्स, उनके बीच में इक्वेटर पर होगा अराउंड 111.32 किलोमीटर। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो एकदम पास में से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा इक्वेटर पर कितना, 111.32 किलोमीटर। पोल पर जाते जाते ये 0 हो जाता है, और जैसे 40 डिग्री के आसपास ये 85 किलोमीटर रह जाता है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। और इसी वजह से लैटिट्यूड्स का यूज हम डिस्टेंस मेजरमेंट में कर लेते हैं, लेकिन देशांतरों का उपयोग हम कभी भी दूरी मापन या डिस्टेंस मेजरमेंट में नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड को याद रखना आसान है कि पोल्स पर इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा और इक्वेटर पर मैक्सिमम होगा। तो ये लॉन्गिट्यूड का याद रखना आसान है, और लैटिट्यूड का इसका जस्ट उल्टा कर देना, वाइस वर्सा कर देना, ठीक है भाई। चलो, आई होप ये भी क्लियर हो गया, और आगे बढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड का यूज हमने ले लिया, किसमें ले लिया कि भाई डिस्टेंस मेजरमेंट में एक यूज और ले सकते हैं हम लैटिट्यूड्स का। हम कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स याद कर लो। इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड के रूप में देखना, इसको वो लाइन के रूप में मत देखना, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, हाँ भाई मजे आ रहे ना, देखो नॉलेज के मजे लो अब, ठीक है। मेरी आदत नहीं है कोई चुटकुले सुनाने या फिर शेरो शायरी करने की, ठीक है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपने सीट की पेटी बांध के बैठे रहना, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में अर्थ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। आप सबको पता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड से होंगे। ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हिंदी में से कर्क रेखा कहते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये आर्कटिक रेखा है, ये क्या है भाई, आर्कटिक रेखा है या आर्कटिक लाइन है। सेम ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। दिस इज एंटार्क्टिक लाइन, दिस इज एंटार्क्टिक लाइन, ठीक है। एंड दिस इज सदर्न पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल, ठीक है। इनमें क्यों बांटा है, तो इसको अपने पूरा एक अलग वीडियो में आपको मैं लेकर आऊंगा, जिसमें समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस आपको समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा देख लेना कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है चारों ओर, लेकिन अर्थ जो है वो एक तो जियोइड शेप में है और एक टिल्टेड है, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। तो ये सन है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो एक बार अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थ जो है वो सन के एकदम सामने होता है, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। और दो सिचुएशन ऐसी आती है जब अर्थ के जो पॉइंट्स हैं वो इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं सन के, ठीक है। तो ये जो है ये रिवॉल्यूशन और साथ ही साथ जो अर्थ का टिल्टेशन है, अर्थ जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और ये जो झुकाव रखती है, उसकी वजह से अर्थ जो है वो सन के सामने इस तरीके से आती है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो केवल इसी पार्ट को ही रिसीव होती है। कौन से पार्ट को?
23.5 से लेकर 23.5 तक, या मैं बोलूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही अर्थ की डायरेक्ट रेज मिलती है पूरे साल भर के टाइम पीरियड में, पूरे ईयरली टाइम पीरियड में। यही वो पोर्शन है जो सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव करता है। अलग से वीडियो में पूरा समझेंगे। जैसे इसके नॉर्थ में जाएंगे, सन की जो रेज है वो टिल्ट होती चली जाएगी, एंड 66.5 वो लास्ट पॉइंट है जहां पर कोई टिल्टेड रेज पहुंचेगी तो सही, इसके बाद तो सन की रेज सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और देखेंगे परावर्तन वगैरह से, रिफ्रैक्शन वगैरह से पहुंचेगी यहाँ पर, लेकिन क्या है वो उस पर पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये 2-3 घंटे का चला जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, तो पूरे ईयरली जो टाइम पीरियड है, पूरा एक साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें अर्थ की जो डायरेक्ट रेज है वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पहुंचती है, और इसी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो उष्ण रहता है, या इसे बोल सकते हो आप कि ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, ट्रॉपिकल या टॉरिड क्लाइमेट रहता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि साल भर यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई एनुअल टेम्परेचर रहता है, और क्योंकि ये ओशियन वाला एरिया है, हाई एनुअल टेम्परेचर के साथ साथ भारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। ये वो पोर्शन है अर्थ का, कहां 66.5 के नॉर्थ में और 66.5 के साउथ में, जहां सन की टिल्टेड रेज भी नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पर पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो ये फ्रिजिड जोन है। कौन सा जोन है ये? फ्रिजिड जोन है, शीत कटिबंध है। और ये जो है आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, और सेम एंटार्क्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये अर्थ का वो पार्ट है जो कभी तो सन इसके पास में होता है, कभी सन इससे दूर होता है, तो मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। और अगर आप राजस्थान में बैठे हो तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने यहाँ क्या होता है भाई, सर्दी और गर्मी जो है वो क्लियर हमें पता चलती है, जबकि हमें साउथ इंडिया में मौसम जो है पूरे साल भर लगभग एक जैसा रहता है। ऐसा क्यों है बात करेंगे, लेकिन जो मौसम परिवर्तन, जो वेदर के चेंजेस हैं, जो सीजनल चेंजेस है, वो बिल्कुल क्लियर अर्थ के इसी पार्ट में होते हैं, और इसे कहते हैं टेम्परेट, इसे कहते हैं टेम्परेट। और ये भी 45 डिग्री के बेसिस पे कूल टेम्परेट और हॉट टेम्परेट में डिवाइड होता है। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में उपोष्ण और शीतोष्ण कहते हैं। 45 के बेसिस पे, देखिए 45 के बेसिस पे इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल के साइड वाला होगा वो होगा उपोष्ण, और हायर लैटिट्यूड्स वाला या एंटार्क्टिक या आर्कटिक लाइन की तरफ वाला जो होगा वो होगा शीतोष्ण। जो 45 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का होगा वो होगा उपोष्ण, और जो 45 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में होगा वो होगा शीतोष्ण। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में आप सिंपल सा है हॉट टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट, ठीक है भाई। चले, कोल्ड नहीं, चलिए आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए कि लैटिट्यूड्स के बेसिस पे हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, और अर्थ को क्लाइमेटिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। और आपको आगे चलकर आप जब इंडिया पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन ये है अर्थ पे, ठीक है, और अर्थ पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के मिड से क्रॉस करती है, बीच में से जाती है, और इसी वजह से जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो हॉट टेम्परेट या उपोष्ण में आता है, और जो साउदर्न पार्ट है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो आई होप ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड्स का। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है उनके बेसिस पे हम टाइम को मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्लाइमेट पे लॉन्गिट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स का यूज हम करते हैं किसमें? टाइम कैलकुलेशन के अंदर। टाइम कैलकुलेशन कैसे भी? तो टाइम कैलकुलेशन, जो समय है वो दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा समय। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। टाइम कैलकुलेशन हम देखेंगे कि टाइम जो है वो दो तरह का होता है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम क्या होता है अभी? तो देखिए यहाँ पर
थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, इससे जस्ट आगे वाला वीडियो आप जरूर देखना, उसमें राजस्थान के अंदर में ये चीज आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जल्दी से समझा रहा हूँ। लोकल टाइम का मतलब क्या है भाई, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, जैसे सॉरी रोटेट कर रही है, जैसे वो रिवॉल्व करती है, जैसे परिक्रमा करती है सन के चारों ओर, ठीक है, वैसे ही वो अपनी एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, घूर्णन करती है, परिभ्रमण करती है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, ये जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ सन के चारों ओर, ये भी वेस्ट से ईस्ट में, और अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रही है वो भी वेस्ट से ईस्ट में कर रही है। तो ईस्टर्न पॉइंट जो है वो सन इधर है मान लो, और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ईस्टर्न पॉइंट जो है वो, ये ईस्टर्न पॉइंट, ये वेस्टर्न पॉइंट, तो ईस्टर्न पॉइंट जो है वो सन की तरफ पहले आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, अपने चाहे राजस्थान ले लो चाहे इंडिया ले लो, जो ईस्टर्न पॉइंट है वो सन की तरफ पहले आएगा, वहां सूरज पहले उगेगा। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ईस्टर्न पॉइंट है वहां जब सूरज उगता है, उसके 2 घंटे बाद वेस्टर्न पॉइंट पे सूरज उगता है। तो सूरज उगने के, या मैं कहूं अकॉर्डिंग टू द सन जो हम टाइम बताते हैं वो लोकल टाइम होता है। तो हमारे ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में लोकल टाइम डिफरेंस 2 घंटे का हो जाएगा, 2 आवर्स का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। एग्जैक्ट है 1 आवर 57 मिनट और 12 सेकेंड, और ऑलमोस्ट कितना 2 आवर का ये जो टाइम डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में जो टाइम है उसको इंडिया का टाइम माने, या फिर हम राजस्थान में या गुजरात में जो टाइम है अकॉर्डिंग टू द सन और अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन उसको माने। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर पूरी अर्थ को 7.5 डिग्री, ठीक है, के बेसिस पर स्टैंडर्ड टाइम लाइंस में बांटा गया है। कैसे बांटा है तो देखिए, अर्थ पूरा रोटेशन करने में कितने डिग्री एंगल रोटेट करती है, 360 डिग्री एंगल रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, एक दिन बोले तो 24 आवर्स को 60 से इंटू कर दो तो 24 इंटू 60 मिनट्स। 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 इंटू 60 अपॉन में 360, ठीक है, और ये क्रॉस करके सारा कुछ बचेगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को टाइम लगता है 4 मिनट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि 15 डिग्री जो है अर्थ को रोटेट करने में लगता है 1 आवर। कितना लगता है, 4 को 15 से इंटू कर दो, 60 आ जाएगा, 60 मिनट, तो 1 आवर बोल सकते हैं। तो 15 डिग्री के, तो 360 डिग्री को अपने 15 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 24। तो इस तरीके से 24 टाइम जोन्स में पूरी अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ है, जो 15 डिग्री के हैं, ठीक है। ये क्या है, टाइम जोन्स है। टोटल कितने हैं ये टाइम जोन्स, ये 24 टाइम जोन्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम लाइंस जो है उसके लिए 15 डिग्री नहीं, उसके लिए 7.5 डिग्री। अगर 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटे का समय लग रहा है, तो 7.5 डिग्री उसका हाफ, 7.5 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट का। तो भाई इनके बीच में देखिए, ये 7.5, 15, 27, 20, ये कितना होगा, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 67.5, 75, 82, इसको मैं यहां लिखूंगा जरूर, 82 और 82.5 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसके बाद में ये जो होगी वो 97.5 या 97 डिग्री, 30 मिनट, एक ही बात है। और इसी तरीके से ये सब बीच में से डिवाइड होते चले जाएंगे। सेम इधर भी भाई, अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये जो ब्लैक और ब्लू लाइंस दिख रही है, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड टाइम लाइंस है, ठीक है। ये कितनी है, ये फॉर एग्जांपल 7.5 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो ये भी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये भी है, ये सारी स्टैंडर्ड टाइम लाइंस है, ठीक है। और अब आप चेक करना कि जो इंडिया है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट, जो इस 75 से थोड़ा पहले होगा, और
और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट जो इस 97 30 डिग्री से ठीक पहले होगा। तो ये यहां इंडिया है, यहां इंडिया है इस बॉक्स में, ठीक है। और इस इंडिया से, अपने इंडिया से, भारत से तीन स्टैंडर्ड टाइमलाइंस क्रॉस कर रही है। तो ये इंडिया पे छोड़ दिया जाएगा, ये उस देश पे छोड़ दिया जाता है कि वो इसमें से कौन सी लाइन को अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानेगा। तो इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री को अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मानता है और इसी से अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये जो है वो यूपी के नैनी विलेज है मिर्जापुर का, जो है प्रयागराज के पास, ठीक है। नैनी विलेज नियर प्रयागराज और इलाहाबाद, लेकिन है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए कालीन भैया, गुड्डू भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो 82.5 डिग्री है ये नैनी लाइन भी कहलाती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नैनी लाइन, नैनी लाइन। और ये जो है वो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। तो इस पर जो लोकल टाइम है उसे पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो आई होप ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। और इसी वजह से दो कंट्रीज के बीच में कभी भी जो टाइम डिफरेंस है वो हमेशा ऐसा ही होता है, आधा घंटा। जैसे पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है, क्यों? क्योंकि वेस्ट से ईस्ट में जाने पर, इसके अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा ये चीज, वेस्ट से ईस्ट में जाने पर जो लोकल टाइम है वो बढ़ता है और वेस्ट से ईस्ट में जाने पर टाइम जो है वो बढ़ता है और ईस्ट से वेस्ट में आने पर टाइम घटता है। तो जो भी अपने वेस्ट में होगा वो अपने से टाइम में पीछे होगा और जो भी अपने ईस्ट में होगा वो टाइम में आगे होगा। तो पाकिस्तान की स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो है 75 डिग्री, तो वो अपने से आधा घंटा टाइम में पीछे है। तो अभी जो भी टाइम हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी अपने यहाँ पर घड़ी तो मेरा गलत टाइम बता रही, फॉर एग्जांपल अभी शाम के 5 बजे हैं, अभी शाम के 5 बजे हैं, ठीक है। इसका शायद कनेक्शन कट गया फोन से, तो ये गलत टाइम बता रही है। शाम के 5 बजे हैं अभी, मान लीजिए अपने यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी शाम के 4:30 बजे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने से कहाँ है, वेस्ट में है। वहीं बांग्लादेश जो है उसकी जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 90 डिग्री है। तो वो अगर अपने शाम के 5 बजे हैं तो बांग्लादेश में शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। अभी आई होप ये क्लियर हो गया आपके। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मेरे हिसाब से 2 एक्सेप्शन है। जैसे आप कहोगे सर लेकिन नेपाल का टाइम तो अपने से 15 मिनट ही आगे, यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया। नॉर्मली दो जो देश है, जो दो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में टाइम डिफरेंस हमेशा आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा, 2 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट, 3 आवर्स, इस तरीके से होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता 15 मिनट, 3.25 घंटे वगैरह। लेकिन यहाँ पर नेपाल के साथ ऐसा है। तो नेपाल इस एक्सेप्शन में आता है, नेपाल को छूट मिली है इस चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि उससे जो स्टैंडर्ड टाइमलाइंस क्रॉस करती है, थोड़ा सा देखना आप, वो बहुत ज्यादा या तो फर्दर वेस्ट या फर्दर ईस्ट से करती है। हमने 82.5 डिग्री को इसलिए चुना क्योंकि लगभग इंडिया के बीच में से क्रॉस कर रही है। नेपाल के साथ दिक्कत है ये थोड़ी सी, तो नेपाल को ये छूट दी गई, एक्सेप्शन है वो। तो नेपाल जो है वो इंडिया के टाइम से कितना है, 15 मिनट आगे है। तो मतलब उसको 7.5 से भी हाफ डिग्री, 7.5 का आधा कर दो और वो फिर अपने इसमें 82.5 डिग्री में जोड़ दो, तो नेपाल की स्टैंडर्ड टाइमलाइन आ जाएगी, ठीक है। जैसे करके देखें इसे, तो इसको जब अपने हाफ करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा अभी करके देखिए। तो आप बोलोगे सर ये तो 3.5 और ये हो गया कितना, 30 का आधा 15। इसको इस तरीके से मत करना भाई, इसको इस तरीके से मत करना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री, ये हो जाएगा 6 डिग्री और ये 30 में इधर से डिग्री जब जुड़ेगा जाके तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री 45 मिनट, 3 डिग्री 45 मिनट। और ये अपने 82.5 में जोड़ दो, ठीक है। तो ये 5 और ये 75 और ये हो गया 5 और ये हो गया 85 डिग्री 75 मिनट, तो 7, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पता है भाई 60 मिनट तो 1 डिग्री हो जाता है, तो ये हो जाएगा 86 डिग्री 15 मिनट। तो ये जो है वो नेपाल की स्टैंडर्ड टाइमलाइन आ जाएगी। आई होप मैंने सही किया है, लेकिन अगर ये बाई चांस कैलकुलेशन गलत भी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ।
तो नेपाल एक एक्सेप्शन है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में ऐसा। ठीक है, तो ये आपके एकदम क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। और एक छोटी सी चीज, एक लास्ट चीज, अपने ये टाइम जोन्स हैं। इंडिया जो है एक ऐसे कंट्री है जो नॉर्थ से साउथ में एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट में एक्सटेंडेड होती है, जैसे रूस वगैरह। तो रूस वगैरह में स्टैंडर्ड टाइमलाइन का कंसेप्ट नहीं होता, वहां पे टाइम जोन्स होते हैं। जैसे रशिया से 11 टाइम जोन्स ऑलमोस्ट क्रॉस करते हैं, और अमेरिका और कनाडा बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, वहां से ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम जोन्स जो है वो क्रॉस करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो है वो फ्रांस से क्रॉस करते हैं। फ्रांस से क्रॉस कैसे करते हैं? ठीक है, फ्रांस तो छोटी सी कंट्री है, लेकिन फ्रांस की अभी भी बहुत सी ऐसी टेरिटरीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस का है उन पर, तो उन सबको मिला दें तो बहुत सारे टाइम जोन्स में आ जाता है फ्रांस। जो फ्रांस का मेनलैंड है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। अगर मेनलैंड के बेसिस पे, मुख्य भूमि के बेसिस पे बात करूं तो रशिया से सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो है वो क्रॉस करते हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट और लास्ट अपने बात करेंगे। मान लीजिए ये 0 डिग्री है। सबसे पहले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और ये जो 0 डिग्री है इसे अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये अर्थ का क्या है, मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम बोल देते हैं। तो इंडिया और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में 82.5 डिग्री का जो है वो डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, तो डिफरेंस हुआ 82.5। इसको जब 4 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 5 hours 30 मिनट। और अपने किधर है, इसके ईस्ट में, तो अपने बोल सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, या अभी जो इंग्लैंड में जो टाइम हो रहा है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, 5 hours 30 minutes अहेड है, आगे हैं। मतलब अपने यहाँ अगर शाम के 5:30 बजे हैं, 5:30 PM है अगर अपना टाइम, तो इंग्लैंड में अभी दोपहर के 12 बजे होंगे। ठीक है भाई, चलिए एक चीज और छोटी सी बस लास्ट है। अगर इतना धैर्य बना लिया है तो थोड़ा सा और सैलो। ठीक है, एक इंटरनेशनल टाइम लाइन का कंसेप्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, सीधा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये इंग्लैंड में शाम के 5 बजे है, 5 PM है, और डेट जो है वो 30 दिसंबर है। डेट जो है वो 30 दिसंबर है। तो अपने जैसे ही ईस्ट में जाएंगे टाइम बढ़ेगा, तो हर एक 15 डिग्री पर 1 आवर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये 5 PM, तो ये 6 PM। ठीक है, 30 पर 7 PM। ठीक है, इसके बाद में 8 PM, 9 PM। ठीक है, 10 PM। इसके बाद में 90 डिग्री पर 11 PM। इसके बाद में 12 AM, और PM से AM में जाते ही डेट इंक्रीज हो जाएगी, तो 31 दिसंबर आ जाएगा यहां पर। उसके बाद में 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, और ये सुबह के 5 बजे हैं, 5 AM। ठीक है, जस्ट 180 डिग्री से ठीक पहले। और यहाँ पर डेट आ गई 31 दिसंबर, डेट आ गई 31 दिसंबर। अब इधर चलते हैं, इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये होगा 4 PM, ये होगा 3 PM। ठीक है, ये कितना होगा 2 PM, ये कितना होगा 1 PM, ये कितना होगा 12 PM। ठीक है, ये 1 PM से ये मत कर देना। ठीक है, ये कितना होगा भाई 11 AM। तो यहां से AM से PM हुआ, लेकिन AM से PM होने पर डेट चेंज नहीं होती। यहां पर 10 AM, यहां पर 9 AM, यहां पर 8 AM, यहां पर 7 AM, यहां पर 6 AM, और यहां पर 5 AM। और डेट कौन सी भाई, डेट वही 30 दिसंबर, डेट वही 30 दिसंबर। जब ये 180 डिग्री कौन सी है, वो वही लाइन है, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है। तो अपने इधर गए थे, तो अपने यहां पर पहुंचे थे इस डायरेक्शन से, तो 31 दिसंबर के 5 AM पर थे अपने, और जस्ट इस लाइन के इधर अपने ऐसे पहुंचे 30 दिसंबर के 30 दिसंबर के 5 AM पर है। इसका मतलब ये इस लाइन के जैसे ही अपने इस लाइन को वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करेंगे, अपने को एक दिन का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अपने 31 से 30 में पहुंच जाएंगे, फिर से अपने को 31 दिसंबर मिलेगा। तो आप 31 दिसंबर को ऐसे पार करना और 2 बार न्यू ईयर बना लेना। तो आपको डेट चेंज का ये कंसेप्ट आई होप
सॉरी, आई होप समझ में आ गया होगा। और हमें एक दिन का फायदा क्यों, ऐसे मत बोलना सर 31 से 30 हो गया तो एक दिन का घाटा हो गया। अरे भाई, अगर आप वापस से 30 दिसंबर में पहुंच गए तो आप वापस से आपको यहाँ पर 31 दिसंबर मिलेगा, तो एक दिन का आपको फायदा हो रहा है। और आप जब इसको उल्टा क्रॉस करोगे तो आपको एक दिन का लॉस होगा, एक दिन का नुकसान होगा। और ऐसा आपको देखने को मिलता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये एकमात्र द ओनली लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो कि स्ट्रेट नहीं है। जैसे ही कोई लैंड पोर्शन आता है इसको अपने टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। चुक्सी सी, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी और पैसिफिक ओशियन से ये जो है वो क्रॉस करता है, किसी भी लैंड पोर्शन से क्रॉस नहीं करता। और कमेंट बॉक्स में आप बताना इसका पहला टिल्ट कहाँ होता है। आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, साइबेरिया रूस जो है और अलास्का अमेरिका जो है उसके बीच में से इसको क्रॉस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधा जाता तो साइबेरिया से क्रॉस कर जाता और जिससे रूस के अंदर 2 डेट्स हो जाती, तो इसको टिल्ट कर देते हैं। तो ये साइबेरिया और अलास्का के बीच से क्रॉस करता है। तो आपको कुछ नाम बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। चुक्सी सी, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी और पैसिफिक ओशियन से क्रॉस करता है, केवल वाटर बॉडी से क्रॉस करता है, किसी भी लैंड पोर्शन से क्रॉस नहीं करता। कोई भी लैंड पोर्शन आता है तो इसे टिल्ट करवा देते हैं। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह तो बहुत ही शानदार समझ में आता है, लेकिन आई होप स्टिल आपके क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट। और अब अपने जब नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान और या आगे चलकर कभी इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन करेंगे और उससे हम लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और ये चीजें क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो इंग्लिश सेक्शन है अपना, उसमें राजस्थान के एक्सटेंशन, शेप और एरिया की बात करेंगे। और जो हिंदी सेक्शन है उसमें राजस्थान के इतिहास में अपने प्रजामंडल आंदोलन जो है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।